गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आज आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली की आवश्यकता है। इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली क्या होती है। सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली ये मैं आपको अच्छी तरह बता चुकी थी। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार 6 महीने का जो अकादमिक सत्र होता है उसे हम सेमेस्टर परीक्षा सिस्टम के नाम से जानते हैं। शब्दकोश के अनुसार, शिक्षा शब्दकोश के अनुसार शिक्षा शब्दकोश के अनुसार किसी भी सत्र को बिल्कुल आधा या 16 या 18 सप्ताह में डिवाइड कर दिया जाता है। 16 या 18 सप्ताह में डिवाइड कर दिया जाता है तो उसे हम सेमेस्टर प्रणाली के नाम देते हैं। सेमेस्टर प्रणाली का वास्तव में अर्थ यह है कि किसी विषय वस्तु को, किसी प्रश्न पत्र की विषय वस्तु को, किसी पाठ्यक्रम को 2 बराबर भागों में इस प्रकार डिवाइड किया जाए कि छात्रों का अधिगम स्तर आसानी से बढ़ाया जा सके, शिक्षक की शिक्षण तकनीकों को प्रभावी बनाया जा सके, अधिगम स्तर में सुधार लाया जा सके, आसानी से इजी गोइंग जिसे बनाया जा सके। अब हम कहते हैं कि सेमेस्टर प्रणाली की क्या आवश्यकता है। आवश्यकता में देखिए, नीड ऑफ सेमेस्टर सिस्टम। पहला बिंदु, हमें वार्षिक परीक्षाओं के कुछ दोषों के कारण आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी, कि ऐसा क्या था कि हमें सेमेस्टर प्रणाली की आवश्यकता पड़ी। ये हमारी होती थी, शुरू से ही होती थी हमारी एग्ज़ाम। एक तो हम बोलते हैं हाफ ईयरली, जिसे हम हाफ ईयरली बोलते थे, और एक होते हैं फाइनल, जिसे बोलते हैं हम वार्षिक। अब ऐसी कौन सी आवश्यकता आन पड़ी कि हमें सेमेस्टर सिस्टम को अपनाना पड़ा। यानी इन परीक्षाओं में जो फाइनल की परीक्षाएं थी, वार्षिक परीक्षाएं थी, जिन्हें हम वार्षिक परीक्षाएं बोलते हैं, इनमें कोई ना कोई दोष अवश्य रहा होगा जिस कारण से हमें सेमेस्टर प्रणाली की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए हम ये कहते हैं कि वार्षिक परीक्षाओं के दोषों के कारण हमें सेमेस्टर प्रणाली की आवश्यकता पड़ी। वार्षिक परीक्षाओं में परीक्षित की जाने वाली विषय वस्तु काफ़ी अधिक रही, जिसमें विद्यार्थियों के लिए दोहरान के लिए सिंपल सी बात है कि मैंने आपको बताई कि पाठ्य वस्तु इतनी होती है कि विद्यार्थी एक साथ उसका अधिगम नहीं कर पाता और न ही शिक्षक उसका एक साथ शिक्षण करा पाता है। तो पहला इसका जो कारण था सेमेस्टर परीक्षा को अपनाने का, वो ये था कि वार्षिक परीक्षाओं में परीक्षित की जाने वाली विषय वस्तु वार्षिक परीक्षाओं में परीक्षित जो परीक्षा वार्षिक परीक्षा कहलाती थी, उनमें जो परीक्षा ली जाती थी, परीक्षित की जाने वाली विषय वस्तु वार्षिक परीक्षाओं में परीक्षित की जाने वाली विषय वस्तु काफी अधिक रही, जिससे छात्र को दौरान, जिसे हम बोलते हैं रिवीजन का समय, नहीं मिल पाया। अब देखिए कि शिक्षक द्वारा जो अधिगम कराया गया, शिक्षण कराया गया, वह विषय वस्तु अपने आप में बहुत ज़्यादा रही, जिसके कारण से विद्यार्थी जब एनुअल एग्ज़ाम देता तो वह अपने ऊपर लोड बहुत अधिक महसूस करता था और उसे दोहरान का, रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाया, जिससे कि उसका मूल्यांकन सही नहीं हो पाया। जहाँ शिक्षा का उद्देश्य था शिक्षा सर्वांगीण विकास करना, वह अपने आप में पूरा नहीं हो पाया। छात्र जानता अधिक है, हो सकता है वह और अच्छा कर सकता, लेकिन लोड के कारण वह अपना 100% नहीं दे पाया। उसके जो मार्क्स हैं वह कितने रह गए, 50% रह गए। इस कारण इस त्रुटि को कम करने के लिए, इस समस्या के निराकरण के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी, सेमेस्टर प्रणाली की आवश्यकता पड़ी। दूसरा है, एक लंबे सत्र के पश्चात परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जिससे अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही सत्र के प्रारंभ में शिथिलता दिखाते हैं। दूसरा है यानी कि शिथिलता का आना, शॉर्ट रूप में हम बोल सकते हैं कि इसमें छात्र में व शिक्षक में।
कोई भी काम हो, जब तक आपके ऊपर उसका थोड़ा सा प्रेशर नहीं है, जब तक आपको मूल्यांकन का डर नहीं है, आप पूरा अधिगम नहीं कर सकते हैं, आप सचेत नहीं हो सकते हैं, सजग नहीं हो सकते हैं और जागरूक नहीं हो सकते। आप देख लीजिए, अभी मैं आपको एक करंट एग्जाम्पल दे देती हूँ कि लॉकडाउन इतने दिनों से चल रहा था कोविड-19 की वजह से। सारे स्कूल्स बंद थे, विद्यार्थी भी सारे फ्री थे क्योंकि ना कोई क्लासेस चल रही हैं, ना कुछ चल रहा है, कोई काम भी नहीं है, मार्केट भी बंद है, कोई सारे बिजनेस भी बंद है। फिर भी कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी तैयारी पूरी नहीं की और अचानक हम निकाल दी है रीट की परीक्षा होगी। अब हड़कंप मच गया है, अब कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे, कहाँ जाएं, कैसे तैयारी करें, टाइम बहुत कम है। तो ऐसी बातें कब आती हैं? शिथिलता के कारण, कि जब हमें पता है कि एग्ज़ाम 1 साल बाद है, 1 साल बाद होनी है एग्ज़ाम, तो शुरू का जो समय होता है 6 महीने का, उसमें छात्र और शिक्षक दोनों ही कैसे हो जाते हैं? शिथिल हो जाते हैं, आलस्य उनमें आ जाता है, वह जागरूकता उनमें नहीं रहती, वह इतने एक्टिव नहीं रह पाते जितने वह लास्ट 2 मंथ में रहते हैं। तो शिथिलता आ जाने के कारण यह मूल्यांकन सफल नहीं हो पाता। वार्षिक मूल्यांकन और सिलेबस को खींचने का प्रयास किया जाता है शिक्षकों के द्वारा, और कोर्स या विषय वस्तु को परीक्षा के समय शीघ्रतापूर्वक समाप्त करने और छात्र से उपलब्धि प्राप्त करने की उम्मीद लगा बैठते हैं शिक्षक कि हाँ, अब इतने दिनों में ये यूनिट हुई, अब अपने पास बचे हैं 2 महीने। जब 2 महीने में 1 यूनिट हुई है तो बचे हुए 2 महीने में आप 3 यूनिट को कैसे कंप्लीट करा दोगे? अगर कंप्लीट कराते हो तो आपका शिक्षण प्रभावी नहीं है, और दूसरा छात्र जिस उद्देश्य से आप अधिगम करा रहे हो उसने उस उद्देश्य से अधिगम किया ही नहीं है, वह विफल हो जाएगा पूरी तरह से। ना तो विद्यार्थी आगे बढ़ पाएगा और ना ही आपकी शिक्षण तकनीक में सुधार हो पाएगा। शिक्षा भी तो कैसी होनी चाहिए? प्रभावी होनी चाहिए, क्योंकि जिस औसत से आपको आगे बढ़ना चाहिए था, आपने वहाँ पे अपनी शिथिलता व्यक्त की और आप अपनी पूरी तकनीकों का प्रयोग, विधियों का प्रयोग नहीं कर पाए, और एक साथ आपको इतना समय नहीं है कि आप पूरा छात्र को दे सकें, 100% दे सकें। तो अगला है, फिर छात्र क्या करता है, टीचर क्या करते हैं? आपने देखा होगा, नोट्स एक नाम है हमारी ज़िंदगी में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोट्स। छात्र क्या कहते हैं? सर नोट्स दे दो, टाइम नहीं है, अब इतना टाइम नहीं बचा कि हम स्कूल आ सके, महाविद्यालय में आ सके, आप हमें नोट्स दे दो, हम घर बैठ के पढ़ लेंगे। दूसरा टीचर क्या कहते हैं कि अब टाइम नहीं है, अब समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है, अब तो आप लिखते जाओ और याद करते जाओ, यानी सोचने समझने की क्षमता क्या हो गई? खत्म हो गई। और कौन सी क्षमता डेवलप हो गई? रटंत विद्या, रटने की प्रवृत्ति छात्रों में घर कर जाती है। कौन सी प्रणाली से? वार्षिक परीक्षा प्रणाली से। तो इस कमी को दूर करने के लिए सेमेस्टर प्रणाली की आवश्यकता हमें पड़ेगी। छात्रों की तर्क शक्ति विकसित हो सके, छात्र हमेशा सजग रह सके कि अभी एग्जाम हुई है, अगले 6 मंथ बाद मुझे दोबारा एग्जाम देनी है, नहीं तो मैं पीछे रह जाऊंगा। उसमें ये शिथिलता नहीं आती है, या आलस्य नहीं आता है कि अभी तो सत्र शुरू हुआ है, लास्ट में हम पढ़ लेंगे और एग्जाम दे लेंगे। ऐसा नहीं है इसमें सेमेस्टर प्रणाली में। इस प्रणाली में सत्र 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला आधा सत्र धीमे और शिथिलतापूर्वक पढ़ाई है, दूसरा आधा सत्र बाहरी तनावपूर्ण होता है। लास्ट के 2 या 3 महीने क्या होते हैं? तनावपूर्ण होते हैं, जबकि जो शुरू के 6 महीने होते हैं वह आनंददायी होते हैं। 2 सत्रों में बट गया ये वार्षिक परीक्षा प्रणाली। पहले 6 महीने 8 महीने तो आनंददायी भी थी, और लास्ट में 2-3 महीने तनावपूर्ण। बहुत प्रेशर ले लेंगे हम, ना रिश्तेदारों के यहाँ जाएंगे, ना विद्यालय आएंगे, ना महाविद्यालय आएंगे, ना किसी काम में हमारा मन लगेगा। हमारी तो बस एक ही टेंशन है कि हमें पढ़ाई करनी है, परीक्षा आ गई, पढ़ाई करनी है, परीक्षा आ गई, सिलेबस हुआ नहीं है, नोट्स दिए नहीं है, कॉलेज कैसे जाएं, कॉलेज बंद हो गए, प्रैक्टिकल्स चालू हो गए, अब कैसे हम अपनी स्टडी कंप्लीट करें, जबकि 6 महीनों में आपने क्या किया था? मस्ती मारी थी। तो ये चीज़ है वार्षिक परीक्षा प्रणाली की, ये कमी सबसे बड़ी है। संपूर्ण शिक्षा अधिगम प्रक्रिया लिखित परीक्षा मुक्त हो जाती है। संपूर्ण जो प्रक्रिया है वह लिखित परीक्षा मुक्त हो जाती है, यानी बीच में उसका कोई रिटर्न मूल्यांकन नहीं
हो पाता, किसका, छात्र का। कोई रिटर्न मूल्यांकन नहीं हो पाता और छात्र की लिखने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। वार्षिक परीक्षा में जहां उसे 3 घंटे मिलते हैं एग्जाम को लिखने में, वह उतना अपना 100 उतना नहीं दे पाता जितना उसे आवश्यकता होती है। तो इन कमियों को दूर करने के लिए, वार्षिक परीक्षा की इन कमियों को दूर करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी, सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली की हमें आवश्यकता पड़ी। आपके समझ में आ गया होगा ये कि वार्षिक परीक्षाओं में परीक्षित की जाने वाली वस्तु काफ़ी अधिक होती है, जिससे कि छात्रों में दोहरान करने का समय उन्हें नहीं मिल पाता है। जितना वह एक बार में पढ़ लेते हैं उसी से वह एग्ज़ाम दे आते हैं। दूसरा है, छात्र और शिक्षक दोनों ही शुरुआती दिनों में कैसे हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं। उन्हें कुछ प्राप्त करने की कोई ललक नहीं रहती। शुरू के 6 महीने तो उनके अच्छे गुजरते हैं, लेकिन लास्ट के 2 या 3 महीने कैसे गुजरते हैं, वार्षिक परीक्षाओं में तनावपूर्ण गुजरते हैं। अधिगम जिस प्रतिशत से होना चाहिए उस प्रतिशत से वार्षिक परीक्षा प्रणाली में नहीं हो पाता है। पूरी परीक्षा, पूरा सिलेबस विद्यार्थी को जहां शिक्षा का उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना, वहां वह वार्षिक परीक्षा प्रणाली में पूरा नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता, सिलेबस निर्धारित किया गया है छात्र के एडवांटेज के अनुसार, और छात्र क्या कर रहा है, लापरवाही कर रहा है, वह रट के पास हो रहा है, रटने की प्रवृत्ति आगे बढ़ रही है। तो ये कमियां थी। अब है सेमेस्टर प्रणाली को प्रभावी बनाने के उपाय। प्रभावी बनाने के उपाय किसको, सेमेस्टर प्रणाली को, कि इसे और अधिक प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है। देखिए ये सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली जो है एक शिक्षा में क्या है, नव प्रवर्तन, नवीनीकरण जिसे हम बोलते हैं, नवीन परिवर्तन, शिक्षा प्रणाली में होने वाला नवीन परिवर्तन। क्योंकि जो पहले की शिक्षा प्रणाली है वह हमारी वार्षिक परीक्षाओं पर ही आधारित है। हम साल भर पढ़ते हैं और 1 साल के लास्ट में हमारे एग्जाम ले लिए जाते हैं। ये क्या है, एक नवीन परिवर्तन है। इसको सफलतापूर्वक अपनाने के लिए कब यह सफल हो सकता है। अब भाई शिक्षक भी क्या है, पुराने हैं, शिक्षक भी उसी पद्धति से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसको सफल बनाने के लिए अध्यापक, छात्र और प्रशासकों को कड़ा प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। प्रशासक, इन तीनों ही बिंदुओं को बहुत कड़े ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है कि जिसके अकॉर्डिंग या सेमेस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग छात्र के अधिगम स्तर को ऊपर पहुंचा सके, सेमेस्टर प्रणाली को अपने आप में एक सफल प्रणाली घोषित कर सके। इसको सफल बनाने के उद्देश्य कुछ इन महाविद्यालयों में सेमेस्टर प्रणाली के परिणामों के आधार पर अन्य यानी इसको सफल बनाने के प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। किसको, सेमेस्टर प्रणाली को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे कि विद्यालय, महाविद्यालय का स्तर ऊंचा उठ सके। देखिए इस प्रणाली में विस्तृत रूपरेखा निम्न आधारों पर विकसित की जाती है। कैसी रूपरेखा बनाई जाती है, प्रत्येक विषय क्षेत्र में सेमेस्टर प्रणाली के उद्देश्य, कैसे रूपरेखा बनाई जाती है। अब एक तो पॉइंट ये है कि इन तीनों को क्या किया जाना चाहिए, प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। और प्रशिक्षण कैसे कि जो विषय वस्तु है हमारी प्रत्येक विषय क्षेत्र में सेमेस्टर प्रणाली के उद्देश्य निर्धारित हो। प्रत्येक विषय क्षेत्र में सेमेस्टर प्रणाली के उद्देश्य निर्धारित हो। प्रत्येक विषय में सेमेस्टर प्रणाली के उद्देश्य निर्धारित हो, तब इसे अच्छे से लागू किया जा सकता है। तब अध्यापकों द्वारा इसका अध्ययन करवाया, इस प्रकार से अध्ययन करवाया जा सकता है। विस्तृत पाठ्यक्रम, शिक्षण योग्य पाठ्यवस्तु, विद्यार्थी की क्रियाएं, विषय की आवश्यकता, विषय की गहनता, एक विषय का दूसरे विषयों से संबंध, इस प्रकार के इसमें बिंदु निर्धारित किए जाएं। प्रत्येक विषय के शिक्षण के लिए प्रति सप्ताह 3 कार्य के घंटों का निर्धारण करना।
प्रत्येक विषय के लिए प्रति सप्ताह जैसे समूह चर्चा कर ली, 3 कारण है, समूह पर चर्चा, सेमिनार, गृह कार्य, परीक्षाएं, ये सभी चीजें निर्धारित होंगी इस सेमेस्टर प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए। यानी कि एक विषय से संबंधित प्रत्येक सप्ताह में कितनी समूह चर्चा हो सकती है, कितने सेमिनार्स हम रख सकते हैं, किस प्रकार गृह कार्य दिया जाएगा उस विषय से संबंधित, किस प्रकार उनकी परीक्षाएं ली जाएंगी। तो ये सारे व्यवस्था निर्धारित होनी चाहिए। प्रत्येक सेमेस्टर से व्यवस्थित प्रोग्राम विद्यार्थी को अग्रिम रूप से बांटा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी ने विद्यालय में प्रवेश ले लिया महाविद्यालय में, उसके बाद उसे लास्ट में जाके पता चल रहा है 6 महीने कि अब एग्ज़ाम होने वाली है। जो विद्यार्थी जिस उद्देश्य से आपके महाविद्यालय में आया है, आपके विद्यालय में जैसी व्यवस्था है इस सेमेस्टर प्रणाली के, अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो सेमेस्टर प्रणाली के विषय में उसे पहले ही बता देना चाहिए। आवश्यक चर्चाएं होती रहनी चाहिए। अध्यापकों द्वारा प्रत्येक कोर्स की रूपरेखा विद्यार्थियों को प्रदान करनी चाहिए। प्रत्येक कोर्स की पूरी 6 मंथ की 6 महीने की जो रूपरेखा है वह अध्यापकों द्वारा प्रदान कर देनी चाहिए कि आपको इस प्रकार इतने दिन में इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, इतने दिन बाद आपका प्रैक्टिकल वर्क होगा, इतने दिन बाद इस विषय पर आपकी सेमिनार होगी, इसके इतने मार्क्स हैं, इतने आपकी ग्रुप मीटिंग होगी यानी समूह चर्चाएं होंगी। ये सारी चीज़ें अध्यापक के द्वारा बालक को पहले ही बता देनी चाहिए। सेमेस्टर प्रणाली में ग्रेड पद्धति को लागू किया जाना चाहिए। ग्रेडिंग सिस्टम को सेमेस्टर प्रणाली में लागू किया जाना चाहिए जिससे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो। पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी इनको करवानी चाहिए इसी सेमेस्टर प्रणाली में। यानी जो काम हम पूरे वर्ष भर वार्षिक परीक्षा प्रणाली में करते हैं वही हमें सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली में लागू करने चाहिए जिससे कि इसे और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। अब ये था हमारा सेमेस्टर प्रणाली। अब आता है हमारा खुली पुस्तक परीक्षा। अगला टॉपिक है हमारा खुली पुस्तक परीक्षा। सोचते हो आपके समझ में आ गया होगा सेमेस्टर सिस्टम। वैसे तो आजकल सभी विद्यार्थी समझ में आता है कि हाँ 6 महीने के सेमेस्टर में पर ईयर को आधे सत्र के रूप में डिवाइड कर दिया जाता है और उस अकॉर्डिंग आगे बढ़ा जाता है। पेपर्स डिवाइड हो जाते हैं और बच्चा आसानी से आगे बढ़ता रहता है। खुली पुस्तक प्रणाली, ओपन बुक सिस्टम इसे बोलते हैं हम। खुली पुस्तक प्रणाली या परीक्षा हम इसे बोलते हैं। ओपन बुक एग्जामिनेशन, इसका तात्पर्य क्या है ओपन बुक एग्जामिनेशन का? खुली पुस्तक प्रणाली, पुस्तक परीक्षा, इसमें देखिए इसका जो हमारी जो शिक्षा है वह परीक्षाओं को शिक्षा का केंद्रीय मतलब एक परीक्षा जो पद्धति है हमारी, एक हम कहें कि नाम से ही डर लगता है हमें कि परीक्षा है। परीक्षा होगी, किस लिए होगी, क्या आवश्यकता है, इससे क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमारी परीक्षा से ही निर्धारित हो जाती है। किसी भी क्लास में एडमिशन लेने से पहले हमें ये पता रहता है कि ये परीक्षा, इसकी परीक्षा इतने दिनों बाद होगी। तो परीक्षा को किसी भी सत्र का, किसी भी डिग्री कोर्स का, किसी भी क्लास का एक सेंट्रल पॉइंट कहा जाता है। सेंट्रल पॉइंट क्या है? परीक्षा। परीक्षा से ही विद्यार्थी अधिगम कर पाता है, परीक्षा से ही शिक्षा का अधिगम करा पाता है, परीक्षा के दौरान ही ये
शिक्षण चक्र चलता रहता है। एक ही एग्ज़ाम में, एक क्लास के एग्ज़ाम में हमने परीक्षा संपन्न की, पास हुए, दूसरे में हम जाए, नहीं तो इसका कोई निर्धारण, अगर परीक्षा नहीं होती, आप सोचिए परीक्षा प्रणाली नहीं होती, परीक्षा सिस्टम नहीं होता, तो हम आगे बढ़ते रह जाते, जैसे हम कहते हैं बिना लक्ष्य के घोड़े की तरह, यानी जिसका कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं हो, ऐसे हम आगे बढ़ते रहते। तो इसे क्या कहा गया है? परीक्षा प्रणाली को, परीक्षा को एक शिक्षा प्रक्रिया का सेंट्रल पॉइंट कहा गया है। स्नायु तंत्र हम किसे कहते हैं? मजबूत पॉइंट, एक आधार स्तंभ जिसे हम कह सकते हैं, वह कहा गया है परीक्षा को। अब शिक्षा में परिवर्तन और शिक्षा में तीव्र परिवर्तन, सार्वजनिक परीक्षाओं में बढ़ता नामांकन, तीव्र शिक्षा में बार बार जो परिवर्तन होते रहते हैं एजुकेशन में, सार्वजनिक परीक्षाओं में नामांकन बढ़ रहे हैं। जैसे आप देख लीजिए कि ना बीएड के एग्ज़ाम है, बीएड हालांकि एंट्रेंस टेस्ट से क्लियर होता है, लेकिन कितने ही, यानी अभी कर दिया है कि सारे ही विद्यार्थी लगभग क्लियर कर जाते हैं, तो भीड़ हो गई है, नामांकन बढ़ रहा है बालकों का, जिससे वैधता का क्या समस्याएं क्रिएट हो रही है? वैधता का अभाव, विश्वसनीयता का अभाव, परीक्षाओं में क्या नहीं रही? वैधता नहीं रही, विश्वसनीयता नहीं रही, निष्पक्षता का अभाव, यानी परीक्षा प्रणाली क्या हो गई है? दूषित तो हो गई है। बस हमें पता है आजकल तो इतनी घटिया हो गई है कि बालक पूरी साल पढ़ता ही नहीं है, और एक दिन एक 1 वीक सीरीज लाके एक रात पढ़ा और उसने फाइनल एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, तो उसके मन से परीक्षा का भय निकल जाता है, उसे कुछ फाइट करने, कुछ प्राप्त करने की जो ललक है विद्यार्थी में ख़त्म होती जा रही। किससे? बढ़ती हुई भीड़ से, एक ही प्रकार की परीक्षा प्रणाली से। अब देखिए, और दूसरा, अगर वह पढ़ता भी नहीं है तो क्या करने की प्रवृत्ति आ जाती है उसमें? नकल करने की प्रवृत्ति आ जाती है। नहीं पढ़ेगा भाई, इधर उधर से 2-4 पॉइंट पूछे और वह लिख के और पास हो जाता है, तो निष्पक्षता नहीं आ पाती है। इसलिए कुछ शिक्षाविदों ने खुली पुस्तक परीक्षा को सुझाया है। 1935 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोक शिक्षा संसद के द्वारा इस प्रणाली को परिचित कराया। खुली, कुछ इस परेशानी को ख़त्म करने के लिए, परीक्षा की इन त्रुटियों को ख़त्म करने के लिए कुछ शिक्षाविदों ने क्या किया है? खुली पुस्तक परीक्षा, इस सिस्टम को अपनाया, जिसे 1935 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1935 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोक शिक्षा संसद के द्वारा, इस प्रणाली में लोक शिक्षा संसद के द्वारा लोक शिक्षा संसद के द्वारा इस प्रणाली से हम लोगों को परिचित कराया। कौन सी प्रणाली से? खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली से हमें परिचित कराया कि इस प्रकार जो परंपरागत परीक्षा तकनीक है उसमें सुधार किया जा सके। इस प्रणाली में क्या होता है? देखिए, विद्यार्थी क्या करता है? खुली, ओपन, जैसे हम कहते हैं ना, ओपन से कर रहा है। ओपन का मतलब है इसमें विद्यार्थी सेल्फ स्टडी करता है। सबसे ज़्यादा इसमें क्या होती है? सेल्फ स्टडी वह विद्यार्थी करता है। दूसरा, उसका छात्र और शिक्षक का जो नियमितता है वह खत्म हो जाती है। तीसरी, शिक्षा को वह लगातार जारी रख सकता है। शिक्षा में नियमितता आ जाती है। कैसे आ जाती है शिक्षा प्राप्ति में नियमितता? कई बालक हैं विद्यालय की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, महाविद्यालय की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या उनके आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, वह अपने पिताजी का सहयोग कर रहे हैं उनके बिजनेस में, कोई आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कोई वर्क कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, बहुत दूर है उनका महाविद्यालय, इसलिए वह रेगुलर नहीं जा पाते हैं। तो ओपन बुक एग्जामिनेशन हमें क्या करती है? इन सब तकलीफों से छात्र को छुटकारा दे देती है, जिससे कि वह इन बिंदुओं पर विचार करे बिना अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सके। तो इसमें विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा अब क्या करता है? सेल्फ स्टडी करता है।
टीचर और स्टूडेंट संपर्क भी खत्म हो गया है, तो विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा किसका अध्ययन करेगा? पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेगा, पाठ्य पुस्तक देगा। इनसे भी अगर समझ में नहीं आया तो वह विषय वस्तु को खोजने के लिए संदर्भ पुस्तकों का अध्ययन करेगा और उसके ज्ञान में क्या होगी? ज़्यादा वृद्धि होगी। और एक नियमित क्लास लेने पर बच्चों को रेगुलर क्लासेस लग रही हैं, आए और बैठ गए क्लास में, गए लंच टाइम खेलने कूदने में निकाल दिया, उन्होंने लाइब्रेरी का यूज़ ही नहीं किया और उनके ज्ञान में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हुई। जो उन्होंने टीचर से पढ़ा एज इट इज़ उसको ग्रहण कर लिया, उन्होंने इधर उधर देखने की ज़रूरत ही नहीं समझी। जबकि इसमें ओपन परीक्षा प्रणाली में, ओपन पुस्तक में वह चारों तरफ से अपने लिए क्या जुटाएगा? पढ़ने योग्य सामग्री जुटाएगा, उसमें खुद में चिंतन करने की कैपेसिटी डेवलप होगी इस प्रणाली के माध्यम से। इसमें संदर्भ ग्रंथों को पढ़कर निश्चित समय में परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर देने की, निश्चित समय में, एक निश्चित समय होता है जिसमें परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर देने की इनको स्वतंत्रता होती है और इसके लिए वह खुद ही अपने आप ही पढ़ेगा। इस पद्धति के माध्यम से विद्यार्थियों में स्वाध्ययन की आदतें विकसित होती हैं, पुस्तकों से सार्थक सामग्री खोजने की आदतें विकसित होती हैं, संयोग तत्व को दूर करने और रटंत तत्व को दूर करने की प्रवृत्ति भी विकसित होती है। देखिए, यह प्रणाली खुली पुस्तक प्रणाली में प्रश्न पत्र बनाने वाले व्यक्ति को गंभीर, अब देख लिए इसके माध्यम से जो शिक्षाविद हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, वे अपने अपने प्रश्न पत्रों का निर्माण यहाँ पर करते हैं। कैसे करते हैं, उनके लिए क्या आवश्यकता होती है, इन प्रश्न पत्रों के उत्तर इस प्रणाली के प्रति सहमति या असहमति को निर्धारित करते हैं। खुली पुस्तक परीक्षा में प्रश्न पत्र बनाने वाले व्यक्ति को गंभीर प्रयत्न करने होंगे। इस प्रकार के प्रश्न पत्र बनाने के लिए, इस प्रकार की प्रणाली में प्रश्न पत्र बनाने के लिए शिक्षक को क्या करने होंगे? गंभीर प्रयास करने होंगे। वह ऐसे ही किसी भी विषय वस्तु को उठाकर प्रश्न पत्र निर्माण नहीं कर सकता है उसे, क्योंकि यहाँ जो छात्र का स्तर होता है वह बिल्कुल अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें ध्यान रखना होगा। जिससे कि बौद्धिक योग्यताओं का परीक्षण किया जा सके। प्रश्न पत्र निर्माण में सृजनात्मक संभाव्य क्षमता के साथ साथ तर्क, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन ज्ञान को व्यवहारिक रूप भी दिया जाता है। संश्लेषण, विश्लेषण, ज्ञान को व्यवहारिक रूप दिया जाता है, गंभीर अध्ययन करने होंगे। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार के उन्हें पता है कि इस प्रकार के छात्र नियमित नहीं हैं, उन्होंने जाने कैसे कैसे स्टडी की होगी। इस प्रकार इसकी परीक्षा प्रणाली से सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कि छात्र ये सोचते हैं कि विद्यालय अपना है, गुरुजी अपने हैं, इधर उधर से नकल करके हम पास हो जाएंगे, जबकि इस प्रकार के छात्रों को किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं रहता है। दूसरा है जो आजकल क्राइम बढ़ रहे हैं कि परीक्षा में नकल करने के लिए बुक ले जाते हैं, सहायक बुक ले जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं खर्रा टाइप में ले जाते हैं, नोट्स ले जाते हैं, हिंट लिख के ले जाते हैं इधर उधर से, तो वो सारी तरीके यहाँ पर वह नहीं अपना सकता है। क्योंकि और दूसरा, क्योंकि जो नियमित कक्षाएं होती है उनमें इम्पोर्टेंट शिक्षक के द्वारा पहले ही बता दिए जाते हैं कि हाँ आपके लिए ये विषय वस्तु इम्पोर्टेंट, तो इम्पोर्टेंट, यहाँ उन्हें किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन नहीं मिलती है खुली पुस्तक प्रणाली में कि उसे सारी विषय वस्तु पढ़नी होती है, उसे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं लगता, सब कुछ एक से ऐसा लगता है और वह उसे ले जाने की गलती नहीं करता है। ऐसा ये सुधार इसमें किया जा सकता है। यह प्रणाली उन पाठ्यक्रमों में अधिक सफलता से लागू की जा सकती है जहां परीक्षित किए जाने वाला समूह छोटा हो। देखिए, इसकी सबसे बड़ी ये है कि यह बड़े समूह पर लागू नहीं की जा सकती। खुली परीक्षा कुछ छोटे समूह पर ही लागू की जा सकती है, छोटे समूह पर ही लागू की जा सकती है, नहीं तो शिक्षा प्रक्रिया का पूरा उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। ऐसे विद्यार्थियों के लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए ये लागू की जा सकती है जो कि नियमित विद्यालय आकर, महाविद्यालय आकर स्टडी नहीं कर पाते, किन्हीं कारणवश वह शिक्षा से पलायन कर जाते हैं। तो शिक्षा की उस पलायनवादिता को रोकने के लिए, समय की पाबंदियों को ख़त्म करने के लिए इस प्रकार की
खुली पुस्तक प्रणाली अपनाई गई है। यह प्रणाली सभी विषयों के साथ समान रूप से लागू नहीं की जा सकती। यह समान रूप से लागू नहीं की जा सकती। वही कुछ प्रैक्टिकल वर्क ऐसे होते हैं जहाँ पर यह प्रणाली, कई विषय ऐसी होती हैं जो रिसर्च के माध्यम से ही पता चलती हैं, प्रयोग के द्वारा ही उन्हें सिद्ध किया जाता है, तो यह प्रणाली उन विषयों पर लागू नहीं होती है। इस प्रणाली के लिए उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तक और संदर्भ ग्रंथ वाले पुस्तकालय की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से इस प्रणाली के माध्यम से छात्रों को अध्ययन करने के लिए अच्छे पुस्तकालय की आवश्यकता होती है। हायर लेवल पाठ्यक्रमों की आवश्यकता होती है जिसमें भाषा सरल और स्पष्ट हो, जो छात्रों के आसानी से समझ में आ जाए और छात्र उसका अध्ययन कर सके। जो विद्यार्थी पुस्तकों से सही उत्तर खोजने में असमर्थ रहेंगे वह परीक्षा नहीं दे पाएंगे। इसमें एक कमी है कि जो विद्यार्थी पुस्तकों से अध्ययन नहीं कर सकते, पुस्तकों से सही उत्तर नहीं खोज सकते, पुस्तकों से सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते और उनके सामने मजबूरी है कि वह विद्यालय भी नहीं जा सकते, उन विद्यार्थियों के लिए व्यवधान उत्पन्न करती है, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन नहीं मिलती है। हर संस्था के मूल्यांकन का अलग अलग पैमाना होता है। आप सोच रहे हो कि हाँ, इस प्रकार से आपने यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी अलग होती हैं, वहाँ अलग अलग पैमाने चलते हैं मूल्यांकन के, कि हो सकता है आपने जिस लेवल का अध्ययन किया हो वहाँ से और हाई लेवल का वहाँ अध्ययन चलता हो, यानी कि परीक्षा पत्र अलग भी आपकी उम्मीद से भी अलग आ सकते हैं। अतः यह प्रणाली द्वारा हिंसा को रोकने का प्रयास विफल हो जाएगा। कोई, यानी जिस हिंसा को हम रोकना चाहते थे, यहाँ पर फिर इसमें नकल बढ़ेगी, समय का सदुपयोग नहीं होगा। तो कुछ इसकी विशेषताएं भी हैं तो कुछ इसकी कमियां भी हैं कि छोटे समूह पर ही लागू की जा सकती है। विशेष प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है। प्रश्न पत्र निर्माण के लिए भी उसे बहुत व्यापक दृष्टिकोण रखना होता है। अनुभव प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक ही इसमें चाहिए होते हैं। दूसरे विद्यार्थी जो अध्ययन नहीं कर पाते, खुद से अध्ययन नहीं कर पाते, वे लाइब्रेरी उपलब्ध नहीं है और लाइब्रेरी उपलब्ध भी है तो वह खुद से उन बुक्स में से आंसर नहीं देख पाते। तो ये सारी समस्याएं हमारी इस प्रकार ओपन बुक एग्जामिनेशन के साथ रहती है। आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।